नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी वर्णमाला के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है समास। देखिए, समास से क्वेश्चन नॉर्मली परीक्षाओं में पूछा जाता है और सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी नए स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और संपूर्ण व्याकरण को आप ट्रिक के माध्यम से बहुत ही कम समय में अच्छे तरह से सीख जाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं हम आज के नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है समास। देखिए, समास का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। अब हम बात करेंगे अलग अलग समासों के बारे में, उनकी पहचान कैसे है और उनके क्वेश्चन को हम कैसे परीक्षा में सॉल्व कर सकते हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम बात करें समास में, पहला समास है अव्ययी भाव समास। पहला समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास। देखिए, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? कि जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हों, जैसे कि यथा, प्र, प्रति, निर, आ, अन, भर, यानी कि ऐसा समास जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है, और उस समास को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। और कई शब्द ऐसे हैं जिनमें शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, उसको भी हम क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास। जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, भरपेट, आमरण, आजन्य। तो ये उपसर्ग से पहचान कर सकते हैं हम। और धीरे धीरे, घर घर, भागम भाग, धड़ाधड़, रातों रात। तो इन शब्दों में शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो किसी भी समास में यदि शब्दों का प्रारंभ उपसर्ग से हो या फिर ऐसे शब्द जिनमें शब्दों की पुनरावृत्ति हो, तो उस समास को हम क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास। चलिए दूसरा समास के बारे में बात करते हैं। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। देखिए, तत्पुरुष समास, समास को अलग करने पर बीच में का, की, के लिए, में, पर, से निकले तो उसे हम क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास। जैसे माखन चोर, तो माखन चोर को हम कैसे पढ़ेंगे? माखन को चुराने वाला। तो यहाँ से को की ध्वनि निकल रही है। धनहीन, धन से हीन। इनका, की, को, के लिए, में, पर, से अगर निकलता है तो उसे हम बोलते हैं तत्पुरुष समास। जैसे रंग के लिए मंच, वन के लिए बास, नेत्र से हीन, देशभक्ति के लिए देश के लिए भक्ति, रोग, रोग मुक्त। तो रोग मुक्त के लिए हम कैसे पढ़ेंगे इसको? रोग से मुक्त। गंगा जल, गंगा का जल, आप बीती, आप पर बीती। तो किसी भी समास के बीच में का, की, के लिए, पर, से यदि भाव आता है तो उस समास को हम क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास। आगे हम बात करें कर्मधारय समास को हम कैसे अच्छे से पहचान सकते हैं, कर्मधारय समास में कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, कर्मधारय समास का मतलब ये होता है कर्म को धारण करने वाला, अर्थात विशेषता बताई जाएगी। क्या बताई जाएगी? विशेषता। इसको कैसे पहचानेंगे हम? शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। जैसे आप कैसे लगाकर देखो, यदि उत्तर मिल जाए तो कर्मधारय समास होगा, अगर उत्तर ना मिले तो कर्मधारय समास नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें मृग नयन, तो दूसरा पद नयन है। अब कैसे लगाकर देखें? जैसे नयन कैसे हैं? मृग के समान। तो इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। नीलांबर, यानी अंबर कैसा है? नीला। चरण कमल, कमल, चरण कमल। चंद्रमुख, यानी मुख कैसा है? चंद्रमा जैसा। महात्मा, यानी आत्मा कैसी है? महान। लाल मणि, मणि कैसी है? लाल। और नीलकमल, कमल कैसा है? नीला। महाराजा, राजा कैसा है? महान। तो अगर हम कैसे लगा कर देखते हैं और उसमें उत्तर आता है तो उस समास को हम क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास। आगे हम बात करें द्वंद्व समास। देखिए, द्वंद्व समास में बात करें कि द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगा होता है और विग्रह करने पर और या अथवा एवं का भाव निकलता है। जैसे लेन देन, दाल रोटी, राधा कृष्ण, योजक चिन्ह लगा है तो उसको हम समास को क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास। नर नारी, गुण दोष, माता पिता, पशु पक्षी, ये किसके अंतर्गत आते हैं? द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। 11, 31, 52, 45, ये शब्द भी किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। तो ये पहचानने की भी बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है कि 11 है, 31 है, तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें द्विग समास की, अगला जो समास है वह है द्विग समास। तो द्विग समास किसे बोलते हैं? द्विग समास बोलते हैं कि इसमें पहला पद संख्या होती है। देखिए, ध्यान दीजिए, 11 और 31, 41 ये सब द्वंद्व समास में थे। इसको द्वंद्व समास इसलिए कह सकते हैं जैसे 11, 10 और 1 11, 31, 30 और 1 31, 31 हो गए, 41, 40 और 1 41, तो और का भाव आ रहा है। द्विग समास में जैसे 0 से 9 तक की संख्याएं और 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक की संख्याएं
और समूह का बोध होता है। इसमें किसका बोध होता है? समूह का। पहला पद संख्या होती है, जैसे पंचवटी, नवग्रह, दोपहर यानी दो, त्रिवेणी, त्रि शब्द आया, इसमें त्रि अक्षर आया, तो ये संज्ञा है, वो सॉरी संख्या है। पंचतंत्र, पंच आया, चौगुनी, तिरंगा। पहला पद जिसमें संख्या होती है उसे हम बोलते हैं द्विग समास। जैसे 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 20 30। और अगर हम बात करें 31 21 41 51 45, तो ये सब किस में आ जाएंगे? द्वंद्व समास में आ जाएंगे। अब हम अगला समास जो है वो इम्पोर्टेंट है, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं, तो तीसरा पद प्रधान होता है। इसमें देवी देवताओं के नाम आते हैं। पर्यायवाची शब्द समूह के लिए एक शब्द आता है, जैसे त्रिनेत्र, जिसके 3 नेत्र हैं, लंबोदर यानी जिसका उदर लंबा है, गणेश, दशानन जिसके 10 मुख हैं, रावण, प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, गजानन, चतुर्भुज, पीताम्बर। तो गजानन किसको कहा जाता है? गजानन गणेश जी को, नीलकंठ शिव को कहा जाता है, चतुर्भुज विष्णु को कहा जाता है, पीताम्बर विष्णु को कहा जाता है। तो इस तरह से जो समास होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बहुब्रीहि समास। कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास। आगे हम बात करें, देखिए क्वेश्चन है, जैसे उपनयन शब्द है, उपनयन, तो इसमें कौन सा समास होगा? तो उपनयन में उप शब्द आ रहा है, तो इसमें हो गया उपसर्ग आने पर अव्ययीभाव समास। चंद्रमुख यानी मुख कैसा है? चांद जैसा, तो यह समास हो गया कर्मधारय समास। कौन सा हो गया? कर्मधारय समास। अब जैसे 31 है, अभी मैंने बताया था कि जिसमें 31 मतलब हो गया कि 30 और 1, 45 40 और 5, 52 50 और 2, 52, तो इसमें कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास। अब हम कारक के बारे में बात करें, तो जिस ऐसे समास जिसमें कारक का बोध होता हो, जिसमें कारक का बोध होता है उसे हम बोलते हैं तत्पुरुष समास। जैसे कारक के बारे में बात करें, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का की के, अधिकरण में और संबोधन अरे, तो इसमें कर्ता वाला जो कारक है उसे हटा दिया जाता है, संबोधन वाला हटा दिया जाता है। तो को, से, के लिए, का, की के, में का भाव जिस समास में आता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इस तरह से हम बहुत ही कम समय में शॉर्टली पूरे समास को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो ट्रिक के माध्यम से मैंने जो समास पढ़ाए हैं वो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा सहयोगी होंगे, और आप इस के माध्यम से जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में उसको सॉल्व कर सकते हो, और बहुत कम समय में आप हिंदी व्याकरण की तैयारी कर सकते हो। हिंदी व्याकरण के और भी जो वीडियो हैं उनको देखते रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए, और इसी